Hello and welcome to Quantum Classes. I'm your Ejaz sir. I hope all of you are doing great और आपने काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होगी। हम आपके लिए ये जो वीडियो लाए हैं इसमें हम बेटा डिस्कस करेंगे क्लास 11th के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो 2-2 मार्क्स वाली क्वेश्चंस होते हैं, हमने यहाँ पे एक वीडियो बना ली है। उसमें हमने बहुत सारी क्वेश्चंस जो 2-2 मार्क्स वाले आ सकते हैं उसकी एक वीडियो बनाई है और मैंने उनके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे ही दिए हैं। आपको सिंपली उनको समझना है अच्छे से और उनको नोट डाउन करना है। अगर ऑलरेडी कॉपी बनी हुई है, ऑलरेडी आपने उनको प्रिपेयर किया हुआ है, तो उनको आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। पहली बात तो ये। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। आप चैनल में उसकी लिंक दी गई है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक देता हूं। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो और आपको ये पीडीएफ वहां पे मिलेगी। इसमें हम क्लास 11th के केमिस्ट्री के 2-2 मार्क्स वाली क्वेश्चन शॉर्ट में कंसाइज्ड में आपके साथ बेटा डिस्कस करेंगे। और यहाँ कोई डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस सिंपली बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प कर रहा हूँ। टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे और इससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि हमें किस तरह से आंसर्स लिखने हैं और कितने कितने वर्ड्स में लिखना है। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पे पहला क्वेश्चन है डिफाइन ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्राम एटॉमिक मास क्या है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। बात समझ लीजिएगा। देखिए, जब भी हम एटॉमिक मास को, याद रखिए, जब भी हम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो हम उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब समझ लीजिएगा बात। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12 AMU या 12U और ये एक कार्बन एटम का मास होता है 12U या 12 AMU। अगर मैं इसी, याद रखना, अगर मैं इसी 12 AMU को, एक कार्बन एटम के मास को, अगर बेटा मैं इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 12 ग्राम। और ये जो 12 ग्राम है ना बच्चा मेरा, दिस इज कॉल्ड एज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। आप समझ गए? यानी आपको करना क्या है, एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करना है ग्राम्स में। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास है कैल्शियम। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 40 AMU या 40U। तो ये जो 40 AMU है इट इज द मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम। अगर हम इसी को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा 40 ग्राम। तो ये जो 40 ग्राम है, ये 40 ग्राम होता है ग्राम एटॉमिक मास। यहां पे एक बात नोट कीजिए, जो ये 12 AMU है इट इज मास ऑफ 1 कार्बन एटम, लेकिन जो 12 ग्राम है यानी कि ग्राम एटॉमिक मास जो है इट इज नॉट द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इट इज बेसिकली द मास ऑफ 1 मोल। इट इज बेसिकली द मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितना होता है? दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, यहां पे मैंने नोट किया है, जो ग्राम एटॉमिक मास होता है इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 एटम, ग्राम एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। आप समझ गए मेरी बात को? तो यही कॉन्सेप्ट अब मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए नीचे देखिए आप, यहां पे मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर मास। देखो बेटा, ग्राम एटॉमिक मास समझ गए होंगे, इसी तरह से है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर बेटा हम एक मॉलिक्यूल का मास लेंगे, किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास, मान लीजिए मेरे पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास होता है दैट इज 2U यानी कि 2MU। अगर इसी मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो वो बन जाएगा 2 ग्राम। तो याद रखिए,
एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास होता है 2u, और इसी मॉलिक्यूलर मास को मैंने एक्सप्रेस किया ग्राम्स में। तो याद रखो, जब आप मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे ना ग्राम्स में, तो वो कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर आपके पास है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास होता है 32u, यानी 32 AMU। इसी को मैं एक्सप्रेस करूंगा ग्राम्स में, तो क्या बन जाएगा? 32 ग्राम। अब समझ लीजिएगा, 32 AMU या 32u, इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। बट 32 ग्राम जो होता है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर मास को आप कैसे आप डिफाइन करोगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर सबस्टेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज नॉट ग्राम एटॉमिक मास, इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहां इसको रिएक्टिफाई कीजिए, ये टाइपिंग एरर हो गया है। इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या सिंपल भाषा में, जब आप मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, तो वो कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास नहीं होता है, बट दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। तो ये थी हमारा, ये दो टर्म्स थी, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये टर्म्स आपको पूछी जा सकती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समझो बेटा, यहां पे क्या दिया गया है? व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास क्या होता है? बेटा सिंपल है। अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं, 1 मोल जो होता है वो कितनी क्वांटिटी होती है, वो कितना अमाउंट होता है, सबको मालूम है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, या बेटा मॉलिक्यूल्स, या बेटा आयन्स, जो भी आप स्पीशीज ले रहे हो। यानी कि इतने सारे पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं 1 मोल। इतने सारे पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं 1 मोल। जैसे डजन, 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 दर्जन, दर्जन। जो डजन होता है, डजन का मतलब होता है 12। इसी तरह जब हम बात करते हैं 1 मोल की, 1 मोल का मतलब होता है इतने सारे पार्टिकल्स। अब अगर हम इतने सारे पार्टिकल्स लेंगे, यानी 1 मोल लेंगे, तो उतने सारे पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ मास तो होगा ना, डेफिनेटली। तो उस मास को बेटा हम कहते हैं मोलर मास। सो मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेंगे कार्बन, कितना लेंगे कार्बन? 1 मोल। 1 मोल ऑफ कार्बन का मतलब कितने सारे कार्बन एटम्स? 6.022 इंटू 10⁻23। और इतने सारे पार्टिकल्स को 1 मोल कहते हैं, और इसका जो मास होता है दैट इज 12 ग्राम। तो ये जो 12 ग्राम होता है, दिस इज कॉल्ड एज द मोलर मास ऑफ कार्बन। यानी अगर हम किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल लेंगे, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इतने पार्टिकल्स लेंगे हम किसी भी सबस्टेंस का, तो उतने पार्टिकल्स के मास को हम कहते हैं मोलर मास। आप समझ गए? तो मैंने यहां पे डेफिनेशन नोट की, जल्दी से पढ़िए। मोलर मास इज डिफाइंड एज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ सबस्टेंस। तो ऑब्वियस बात है, जो 1 मोल ऑफ सबस्टेंस है उसका जो मास आएगा ग्राम्स में, दैट इज कॉल्ड एज द मोलर मास। जैसे हाइड्रोजन है, अगर इधर देखें बच्चा मेरा, इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन, तो इसका जो ग्राम एटॉमिक मास है वो है 1 ग्राम। तो ये जो 1 ग्राम है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल। तो 1 ग्राम इज कॉल्ड एज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम H2 लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म लेंगे, तो H2 का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो है 2 ग्राम। सो 2 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल। 2 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल। सो दिस 2 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ H2। इसी तरह से अगर हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम। यानी अगर आप कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स लेंगे, कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स लेंगे आप?
6.023 इंटू 10⁻23। अगर आप 1 मोल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का तो उनका मास कितना आएगा 44 ग्राम्स। और इसी मास को हम क्या कहते हैं, इसी को मोलर मास कहते हैं। तो बात सिंपल है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस दैट्स कॉल्ड एज द मोलर मास। आई बात समझ में? तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होती है और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होती है, बात को समझना ध्यान से। इधर देखिए बच्चा मेरा, हम यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला को समझते हैं। ये देखो बेटा, अगर मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेता हूं C6H12O6, ये है मेरा बच्चा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। समझना, ये जो है ना C6H12O6, ये है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और किस एलिमेंट के कितने एटम्स होते हैं एक्चुअल में, तो अगर हम वो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक मॉलिक्यूल की एक्चुअल फॉर्मूला होती है, जो फॉर्मूला हमें बता देती है कि इस मॉलिक्यूल में किस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। जैसे मैंने यहां पे ये फॉर्मूला दे दी, ये ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मतलब ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन के 6 होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के 6। तो ये आपको देता है एक्चुअल रेशो। क्या देता है? एक्चुअल। अब हम ऐसा करते हैं, हम निकालते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कैसे निकालेंगे? सपोज इसको करो 6 1 जा, इसको करो 6 2 जा, इसको क्या करोगे 6 1 जा। तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकलता है एटम्स का, दैट इज कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यानी कि सिंपल में CH2O। अब समझना दोनों फॉर्मूला में क्या फर्क है, आप समझो। ये जो यहां पे मैंने फॉर्मूला दे दी पहली वाली, ये वाली जो फॉर्मूला है, ये रिप्रेजेंट करती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। और ये जो फॉर्मूला है, ये भी ग्लूकोज की फॉर्मूला है, लेकिन ये एक्चुअल एटम्स नहीं बल्कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करता है, इसको कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो एक्चुअल एटम्स जो रिप्रेजेंट करेगा वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करेगा वो है बेटा मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे एक और एग्जांपल में देता हूं, जरा आप बताइए मुझे। अगर मेरे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, एक्चुअल मॉलिक्यूल की फॉर्मूला यही है। एक्चुअल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के होते हैं 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2। समझ गए ना? तो ये इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ इसकी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगी? आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। ये हो गया 2 1 जा 2 1 जा, तो H1O1, तो HO बन गई इसकी इंपेरिकल फॉर्मूला। तो अगर आप मुझे देख रहे हो तो मुझे आंसर कर लो। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताइए, अगर आपके पास है C6H6, जो लास्ट ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, इसको कहते हैं बेंजीन। जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, तो फिर इस बेंजीन की इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगी? ये बेंजीन है C6H6, तो अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बताओ इसकी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगी? कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिएगा, अपना आंसर बता दीजिएगा, बेंजीन की इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, यहां पे एक और क्वेश्चन है, चलो हम ये भी करते हैं। हाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रिलेटेड टू इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला का रिलेशन क्या है? दिस इज वेरी सिंपल। ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है, दैट इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n। सिंपल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n। ये जो n होता है, दिस n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब आप बात को समझिए, ये क्या मतलब है?
इसका मतलब क्या होता है, मैं जल्दी से आपको समझाता हूं। सपोज C6H6, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बेटा मास निकालोगे, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर आप बेटा मास निकालोगे, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। आप समझ रहे हो ना। अब अगर इसी बेंजीन की बेटा हम क्या कहेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला, वो निकलेगी CH। तो अगर हम बेटा इस इंपेरिकल फॉर्मूला से निकालेंगे मास, ये जो है ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो बता दीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकालने वाले मास को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कहते हैं, तो इंपेरिकल फॉर्मूला से निकालने वाले मास को क्या कहेंगे, इट इज इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो वही मैंने बता दिया, ये जो n होता है, दिस n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। आप समझ गए बात को। सो दिस इज द रिलेशन, ये आप याद रखिएगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। ये याद रख लीजिएगा, आपसे पूछी जा सकती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, बात को समझना। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है। सपोज मैं एक रिएक्शन करता हूं A और B के बीच में, और इसके बीच में जब रिएक्शन होती है, जब रिएक्टेंट A रिएक्टेंट B के साथ मिलता है, तो ये बना देता है प्रोडक्ट AB। बात को समझना, ये मैंने एक जनरल रिएक्शन ले ली, ये देखो रिएक्टेंट्स कौन कौन है, A और B, प्रोडक्ट क्या बनता है, AB। अब मान लीजिए ये जो रिएक्शन है इट इज बैलेंस्ड, बिना बैलेंसिंग के काम नहीं चलेगा, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। तो सपोज करते हैं ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब बात को समझना, यहां A के मान लीजिए ये जो रिएक्शन हो जाएगी ना A और B के बीच में, मान लीजिए A का 1 मोल लेंगे और A का 1 मोल B के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल। समझना बात को, रिएक्शन है A प्लस B गिव्स AB, A और B है रिएक्टेंट्स, AB है प्रोडक्ट। सपोज करते हैं इस बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट A का 1 मोल रिएक्टेंट B के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तब जाके 1 मोल ऑफ AB बनता है। अब सपोज करते हैं अगर मैंने रिएक्शन इस तरह की, मैंने लिए A के 10 मोल, समझना बात को, मैंने लिए A के 10 मोल, लेकिन B का मैंने लिया सिर्फ 1 मोल। अब मुझे बताइए जब A और B रिएक्ट करते हैं, A का 1 मोल होना चाहिए, B का 1 मोल होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन होके AB बनता है। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने रिएक्टेंट A के 10 मोल लिए और रिएक्टेंट B 1 ही लिया, तो क्या हो जाएगा सर, रिएक्शन हो जाएगी। मैं भी तो यही कहता हूं रिएक्शन हो जाएगी, समझना, मैं भी तो यही कहता हूं। लेकिन A का 1 मोल B के 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो B का 1 मोल खत्म हो गया, लेकिन 10 में से A का 1 ही मोल खत्म हो गया, तो वहां बचे कितने, 9। अब मुझे बताओ क्या फर्दर रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्योंकि A का 1 मोल B के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। B का हमारे पास 1 ही मोल था, वो तो खत्म हो गया, B के A के बच गए 9 मोल्स। इसका मतलब यहां पे A जो होता है आउट ऑफ 10 मोल्स 1 मोल कंज्यूम हो जाएगा, बाकी के 9 मोल्स जो है वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, और जो B है वो पहले ही खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका 1 ही मोल है। याद रखना, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले ही कंज्यूम हो जाता है, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले ही खत्म हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या नाम देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि ये जो रिएक्शन मैंने दिखाई A प्लस B गिव्स AB, इसमें आपका जो B है वो पहले ही खत्म हो गया क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स कम थे,
तो वो पहले ही खत्म हो गया बी, इसीलिए इस रिएक्शन में जो बी है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, ए और बी में से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जिसके नंबर ऑफ मोलर्स बच जाते हैं? वो रिएक्शन जब हो जाती है ना, वो एक्सेस में होता है, उसके कुछ मोलर्स ऐसे ही अनरिएक्टेड रहते हैं, वो रिएक्शन ही नहीं करते। वो तो ए है, क्योंकि ए के 9 मोल्स बच गए, तो उसको कहते हैं बेटा एक्सेस रिएजेंट। उसको क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट। तो बात समझ में आई। जब रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं। अब अगर दो रिएक्टेंट्स हैं, अगर हमने कोई रिएक्टेंट ऐसा लिया जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है और वो पहले ही खत्म हो गया, अब उस रिएक्टेंट को हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलो यहां पे हमने इसका नोट भी बना लिया है। लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट that is completely used up in a reaction and thus determines the amount of product formed। यानी लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन के दौरान पहले ही कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। और एक्सेस रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जिसके कुछ मोल्स रिएक्शन नहीं करते हैं, वो एक्सेस में होता है। और अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, ए बी कितना बनेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। आप समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहां पे, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। अब देखो एवोगैड्रोस लॉ का मतलब क्या है, समझ लो। मैं यहां पे 3 सिलेंडर्स लेता हूं, सिलेंडर फर्स्ट, सिलेंडर सेकंड, सिलेंडर थर्ड। समझना बात को। दिस इज सिलेंडर ए, दिस इज सिलेंडर बी, दिस इज सिलेंडर सी। इसमें भी गैस है, मान लीजिए इसमें कौन सा गैस है, H2 गैस। इसमें भी गैस है, मान लीजिए कौन सा गैस, O2 गैस। इसमें भी गैस है, मान लीजिए कौन सा गैस, N2 गैस। ऐसे ऐसे करके हम सारे गैसेस लेंगे। अब समझना बात को। हमने जो गैस ए लिया है, सपोज इसका लिया है हमने, याद रखना, जो यहां पे टेम्परेचर, जो यहां पे टेम्परेचर, जो यहां पे टेम्परेचर, वो सब में सेम, यानी सेम टेम्परेचर रखेंगे। और जो यहां पे प्रेशर, वो यहां पर भी प्रेशर और यहां पर भी प्रेशर, वो प्रेशर भी सेम है, प्रेशर भी हमने लिया सेम। और जो यहां पे वॉल्यूम, वो यहां पे वॉल्यूम, वो यहां पे वॉल्यूम। समझो बात को। मैंने 3 बीकर्स लिए, हर किसी बीकर में गैस है, कंडीशन सब सेम है, टेम्परेचर भी सेम, प्रेशर भी सेम और वॉल्यूम भी इक्वल है। और याद रखो, सपोज करते हैं ये एसटीपी कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर भी एसटीपी कंडीशन, यहां पर भी एसटीपी, यहां पर भी एसटीपी। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वल वॉल्यूम्स लिए इन गैसेस के, गैस ए, गैस बी, गैस सी, इक्वल वॉल्यूम्स लिए। कंडीशंस भी सिमिलर रखी मैंने, टेम्परेचर, प्रेशर सब सिमिलर कंडीशंस है। याद रखना, इनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। और इसी स्टेटमेंट को कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। यानी आप कोई भी गैस ले लो, यानी आप हजारों गैस ले लो जो इस कायनात में है, हजारों गैसेस ले लो, सबके इक्वल वॉल्यूम्स ले लो, हर किसी गैस की कंडीशन सेम रखो, तो याद रखना उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस लॉ। तो याद रखो, एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, आप जितने भी गैसेस ले रहे हो लेकिन इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हर गैस के लिए कंडीशंस सिमिलर रखोगे, टेम्परेचर, प्रेशर ये सब सेम रखोगे, हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप समझ गए? तो अगर मैंने 3 बीकर्स लिए, यहां पे ए बी सी, सबके इक्वल वॉल्यूम्स लिए, सबका टेम्परेचर, सबका प्रेशर, ये सब क्या है, सेम, तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसी स्टेटमेंट को कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। हो सकता है आपको स्टेटमेंट पूछा जाए तो उस टाइम पे आपको ये आना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। वन मोर क्वेश्चन, व्हाट आर आइसोटोप्स, गिव एग्जांपल्स। क्वेश्चन आता है, बात को समझ लीजिएगा। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं। मैं यहां पे लेता हूं एलिमेंट कार्बन, लेकिन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। एलिमेंट तो ये सेम है। कौन सा एलिमेंट है? ये तो है कार्बन। एलिमेंट सेम है, लेकिन क्या ये एटम सेम दिखते हैं?
आपको क्या लग रहा है? समझ लीजिएगा बात को। यहां पे सबका एटॉमिक नंबर सेम है। देखो, कोई भी एलिमेंट जो होता है नीचे लिखा होता है इसका जड, जड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखा होता है ए का मतलब होता है मास नंबर। तो अगर देखेंगे ये तो सेम एलिमेंट है, यानी ये जो एटम्स है ना, ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम है, मगर ऊपर जो मास नंबर है दैट मास नंबर इज डिफरेंट। ये देखो, मास नंबर इज डिफरेंट। तो ऐसे एटम्स जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, लेकिन जिनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो हमने यहां पे डेफिनेशन भी आपके लिए बनाई है, atoms of the same element with same atomic number but different mass number are known as isotopes। आप समझ गए? जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल यहां पे देता हूं, जैसे हमारे पास है H11, H12, H13। ये तो एलिमेंट एक ही है। कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। अच्छा, एटॉमिक नंबर भी सेम है ना, लेकिन मास नंबर क्या है? मास नंबर है डिफरेंट। तो इनको क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। आप समझ गए बात को? तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा आइसोटोप्स क्या होते हैं। यहां मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सिंस आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ज़ड इज सेम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। ये बात याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। Now we have one more question. What are isobars? Isobars क्या होते हैं? देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं, मान लीजिए आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब समझना बात को। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। और अगर मैं इनका मास नंबर आपको दे दूं, जरा देखो, आर्गन का मास नंबर 40, पोटेशियम का भी 40, कैल्शियम का भी 40। अब आप देख लीजिए कहां डिफरेंस है। दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स। ये देखो, आर्गन एक डिफरेंट एलिमेंट है, पोटेशियम एक डिफरेंट एलिमेंट है, कैल्शियम एक डिफरेंट एलिमेंट है। इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन इनका मास नंबर देखो ये सेम है। तो याद रखना, ऐसे एटम्स को जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है, उनको हम नाम देते हैं आइसोबार्स। तो यहां पे डेफिनेशन देखो, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। आई होप आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, गिव एग्जांपल्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीधे नाम से ही पता चलता है, आइसो सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स, वो केमिकल स्पीशीज, चाहे वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स हो, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं, हमारे पास है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं लेता हूं Li+, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3, लेकिन ऊपर प्लस चार्ज है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। तो दैट मीन्स ये जो 2 है ना, ये 2 जो आपके सामने हैं, हीलियम और Li+, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अच्छा, एक और एग्जांपल आपके सामने हम रख लेते हैं। ये देखो, हमारे पास मान लीजिए है ऑक्सीजन -2, F पे -1, यहां पे नियॉन, यहां पे Na+, यहां पे Mg+2, यहां पे Al+3। देख लीजिए, समझ लीजिएगा बात को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, लेकिन ऊपर -1, एक गेन किया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक लूज किया है, तो रह गए कितने? 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 2 लूज किए हैं, कितने रह गए? 10।
अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 3 लूज के हैं तो कितने बचे? 10। तो ये सारे उल्लू के पट्टे जो है इनमें सारों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे एक और मैं बता दूं, ये है वाटर मॉलिक्यूल और ये है हमारे पास NH3। वाटर में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के हो गए 8, 2 हाइड्रोजन के 2, तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के 7, 3 हाइड्रोजन के 3, तो 7 + 3 हो गए 10। तो ये दोनों भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो कुल मिला के बात ये है कि वो स्पीशीज, चाहे वो एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स हो, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उनको हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ डिफाइन एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? देखो बात समझो, सपोज करते हैं ये है कोई एटम, ये है एटम। क्या है? एटम। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, सबको मालूम है। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टैटिक नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पे होता है? इसका घर किधर है? ये किस रीजन में रहता है? आप समझ गए? उसके लिए एक बहुत बड़ा मॉडल पढ़ना पड़ता है जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और उसमें श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन हम पढ़ते हैं, फिर वहां से साई। मुझे अभी उसमें नहीं जाना, बोर्ड के लिए सिंपल डेफिनेशन याद रखो। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का कंसेप्ट है, वहां साई के वेव फंक्शन से ऑर्बिटल डिफाइन होता है। लेकिन अभी आप सिंपल लैंग्वेज में ये सुनो, एक एटम जो होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऐसे ऐसे। याद रखना, न्यूक्लियस के अराउंड वो रीजन जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, 92, 93, 99%, उस रीजन को हम कहते हैं ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का घर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का घर ऑर्बिटल है। जैसे कि अभी मैं बैठा हूं, ये मेरा घर है और मेरे होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर ही है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी किस रीजन में है, उसी को हम ऑर्बिटल कहते हैं। आप सिंपल भाषा में अभी इतना याद रखो एग्जाम के लिए, ठीक है? तो एन ऑर्बिटल इज 3-डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो याद रखिए, ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और याद रखना, जहां इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस 0 होते हैं, ऐसे रीजन्स भी देखे गए श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन से, उन रीजन्स को हम कहते हैं नोड्स। सो नोड जो है वहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है, वहां इलेक्ट्रॉन के चांसेस नहीं होते हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन के चांसेस होंगे तो ऑर्बिटल, जहां 0 तो वहां नोड कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हमारे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? जल्दी से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मुझे जल्दी से बताओ। मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है वो है बेटा आपका फ्लोरीन, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो कर लो कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p5 हो गए 5, 2 7 और 2 हो गए 9। ये रही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने आपके सामने रखा है, और इसका अप्रोक्सीमेटली ऑर्बिटरी वैल्यू दिया जाता है 4। और फ्लोरीन के बाद जो है वो आता है ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। समझ गए? सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये आपको पता है, व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल? समझ आई है? आपने समझा होगा। जो एस ऑर्बिटल होता है वो होता है स्फेरिकल, और जो पी, ये है एस ऑर्बिटल की शेप, एस ऑर्बिटल दैट इज
स्फेरिकल, और जो p ऑर्बिटल है वो डंबल, अगर जिम करते हो तो आपको वहां पे डंबल ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो वो जो आपके हाथ में होता है दैट्स द डंबल शेप, जैसे यहां स्क्रीन पे है। तो p ऑर्बिटल की शेप ऐसे ही होती है। और जो d ऑर्बिटल होता है उसकी डबल डंबल, आप मान लीजिए ये एक डंबल है और ये दूसरा डंबल है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखो, हो सकता है आपको पूछा जा सकता है कल क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, p ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो होती है डंबल, और d ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो होती है डबल डंबल। तो कभी हो सकता है एमसीक्यू में आपको पूछा जाए। और जो एफ है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें बहुत सारे लोब्स होते हैं, वो यहां इस पे प्रेजेंट अच्छे से नहीं हो सकता। सो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। देखो, क्रोमियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉपर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 29। इनकी बेटा होती है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। और ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, इससे आपको एमसीक्यू भी मिलता है और इससे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो इसका आंसर आपको वही मिलेगा। वो बस 5-6 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा क्रोमियम एंड कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और एक्सेप्शनल क्यों है, वो भी मैंने डिटेल में वहां पे करा है। तो वहां पे जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर वहां आपको मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। अगर मान लीजिए ये कोई एटम है, आप इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो ये जो एटम होता है, ये जो एटम होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो इसकी टेंडेंसी है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप ऐसे समझ लो सिंपल भाषा में। अब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम इसको डेल्टा एच ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एटम को ऐड करोगे, वहां जो एनर्जी चेंज आ जाएगी उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यूजुअली ट्रेंड क्या होता है, इधर देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो ये फ्लोरीन है इसका साइज सबसे छोटा होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ज्यादा करना चाहिए, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। ये तो अट्रैक्ट करेगा ना ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा है। देख बेटा, ये छोटा सा एटम है, ये बड़ा सा एटम है। छोटे से एटम को इलेक्ट्रॉन दे दो तो न्यूक्लियस इसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो नजदीक ही है ना, वो अपना अट्रैक्टिव फोर्स इस पे डाल देगा। लेकिन अगर बड़ा वाला एटम हो, ये वाला, तो यहां पे न्यूक्लियस से काफी सारी डिस्टेंस है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो न्यूक्लियस ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा होना चाहिए था, फ्लोरीन जो है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे हाई होनी चाहिए। लेकिन याद रखो, यहां एक्सेप्शनल ट्रेंड आता है, एक्सेप्शनल। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू या 2 मार्क्स। और वो क्या है, होना चाहिए था ये ट्रेंड, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। दिस शुड बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ट्रेंड होनी चाहिए ये। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहां एक्सेप्शनली क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की ज्यादा ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा आयोडीन से। ये ट्रेंड बेटा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड। यहां से आपको क्वेश्चन कभी भी मिल सकता है। ये देखो, ये दिस इज द एक्चुअल ट्रेंड। जो ऊपर दिया गया इट इज एक्सपेक्टेड ट्रेंड, लेकिन ये जो है इट इज एक्चुअल ट्रेंड, इट इज एक्चुअल ट्रेंड। इसका एक रीजन है, जो फ्लोरीन होता है ना, इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत ही कंपैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा सा रिपल्शन होता है और अट्रैक्शन कंप्रोमाइज होती है। दैट इज द रीजन। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा, एक्चुअल ट्रेंड जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड, दैट इज क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की ज्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा आयोडीन से। इसका एक्सेप्शनल ट्रेंड होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों होती है? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है क्लोरीन से,
और जो फ्लोरीन के अंदर p ऑर्बिटल वो बहुत कंपैक्ट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन आता है ना और इसको ऐड करना है तो वहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। दैट इज द रीजन क्लोरीन सरपास करता है फ्लोरीन को। ठीक है, तो चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। Why atoms with completely filled and completely half filled orbitals are extra stable? देखिए बेटा, मैं आपको यहां पे समझाता हूं, इधर देखिए, एक सेकंड, मैं यहां पे आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, ये मैं यहां पे एक p ऑर्बिटल लेता हूं। पहले ये p ऑर्बिटल लेता हूं, p ऑर्बिट, ये ना p सबशेल लेता हूं मैं। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। मान लीजिए दिस इज px, दिस इज py, दिस इज pz, दिस इज px, py, pz एंड सिमिलरली दिस x, y, z। अगर मान लीजिए यहां पे हम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इधर देखो, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम हर एक ऑर्बिटल को 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे। इधर देखो, यहां जो कंडीशन है वो समझ लीजिएगा आप। इस वाले में आपको 3 ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो यहां पे आ जाती है सिमेट्री। क्या आ जाती है? सिमेट्री। और आपको पता है नेचर वांट्स सिमेट्री, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये जो पोर्शन, ये जो इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जहां पे सिमेट्री आपको मिलेगी, याद रखना, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। अच्छा, इधर भी देखो, यहां पे कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं, और हर एक ऑर्बिटल में 2-2 है। यहां कोई भी, क्या कहूं मैं, कोई भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जिसको कम या ज्यादा होंगे, सबको सेम से मिल रहा है। तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी सिमेट्री। और आपको मालूम है नेचर वांट्स सिमेट्री, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। आई बात समझ में? ये बात ऐसे है, 2 स्टूडेंट्स है, मैं उनको कुछ देना चाहता हूं। अगर मैंने ऐसा किया, मेरे पास 3 एप्पल है, 2 स्टूडेंट्स को मुझे ये एप्पल देने हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, एक स्टूडेंट को 2 एप्पल दूं और एक स्टूडेंट को एक ही दूं? वहां तो बवाल मचेगा। वो जिसको एक ही मिलेगा वो तो कहेगा सर आपने ये क्या कर दिया, मुझसे क्या दुश्मनी थी। दिस इज नॉट सिमेट्री, दिस इज अनसिमेट्री, और इससे स्टेबल माहौल नहीं रहता है। आप समझ गए ना? सेम इज द केस यहां पे। अगर हम ये वाला लेंगे, इधर देखो, अगर हम ये वाला लेंगे, इधर देखो बेटा, इस ऑर्बिटल को देंगे, इस ऑर्बिटल को देंगे, लेकिन ये खाली पड़ा हुआ है। अब क्या करें? सपोज करते हैं ये जो ऑर्बिटल है, इसके पास एक है, इसके पास एक है, इसके पास कुछ भी नहीं है। अगर इस ऑर्बिटल को जबान आ जाएगी और ये मुझसे बात करेगा, ये क्या कहेगा? कहेगा ना मैं खाली पड़ा हूं, ये कौन सा इंसाफ है? सो दिस इज नॉट सिमेट्री, दिस इज अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो ये स्टेबल माहौल, यहां पुरसुकून माहौल नहीं होगा, यहां डिस्टर्ब्ड होगा। तो ये अनसिमेट्री है और यहां स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ये क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा। कारण यही है, जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और जो कंप्लीटली हाफ फिल्ड होते हैं, उनमें क्या होती है? उनमें सिमेट्री होती है। सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। दैट इज द रीजन कि जो कंप्लीटली हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, बिकॉज देयर इज सिमेट्री, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। हालांकि एक और रीजन है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। और मैंने जो अभी ये बता दिया ना आपको कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, वो उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, 2 रीजंस है कि कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। नंबर 1 ड्यू टू सिमेट्री, नंबर 2 ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइन ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। मुझे लगता है ये वीडियो अभी थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम इसके 2 पार्ट्स बना लेते हैं। तो आज मैंने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए, कल इंशाल्लाह आपके सामने में और भी एक वीडियो अपलोड करता हूं
इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ आप उनको कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो करेंगे इसकी अपलोड, तो इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है बेटा। तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चाहो तो शेयर कर सकते हो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू।